गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 89 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। 20 क्वेश्चन है इसमें, 10 प्रश्न हैं मुगल काल से और 10 प्रश्न है दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जहां मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, 28 से 30 प्रश्न तक पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर से संबंधित। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन राज्यों का उल्लेख किया है? बहमनी, मेवाड़, विजयनगर। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन राज्यों का उल्लेख किया है उसमें बहमनी भी है, मेवाड़ भी है, विजयनगर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है, इसमें जो है बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, मेवाड़ और विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? अली, हाजी, गाजी, काजी। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब योद्धा और धर्म प्रचारक होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। खानवा के युद्ध से ही है अगला प्रश्न, स्टेटमेंट वाला है 3, बताने की कौन सा करेक्ट होगा। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच। तो करेक्ट अपने को ढूंढना है, जहां जहां थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है, मार्च 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच, जिसका मुख्य कारण था बाबर जो है भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और बाबर ने इस युद्ध के दौरान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बाबर के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। उसने मुबियान नामक पद्य शैली का विकास किया और रशाल उसज की रचना की। देखिए, तीनों के तीनों विकल्प सत्य हैं बाबर से रिलेटेड, तो डी है इसका आंसर। तो बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया और बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान जो कि तुर्की भाषा में था उसका संकलन करवाया। बाबर ने मुबियान नामक पद्य शैली का विकास किया और उसने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह हुमायूं को कन्नौज यानी वेलग्रम के युद्ध में परास्त कर बंगाल के सिंहासन पर बैठा, ठीक है, बंगाल के सिंहासन पर, और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, अलग से भी प्रश्न बना सकता है सीधे एक, यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है। सत्य कथन की पहचान करनी है, पहला वाला गलत है। शेरशाह हुमायूं को कन्नौज या वेलग्राम के युद्ध में हराने के बाद उसने, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, बंगाल के सिंहासन पर नहीं, और कन्नौज के युद्ध में नहीं,
ठीक है, बल्कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी होना चाहिए इसका आंसर, ना तो एक ना ही दो। तो चौसा के युद्ध में, ना ही कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं को उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में परास्त करके वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया था। नंबर 6 पर आ जाइए। शेरशाह ने किस राज्य के संदर्भ में कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? बिहार, बंगाल, मराठावाड़ या मारवाड़? ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ के संदर्भ में कहे उसने ये कथन। तो शेरशाह जो है मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। शेरशाह कालीन प्रशासन में मुंसिफान नामक अधिकारी का संबंध किससे था? राजस्व विभाग से, वित्त विभाग से, सैनिक विभाग से या न्याय विभाग से? मुंसिफान ये था न्यायिक विभाग से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक सूबा या इक्ता अनेक सरकारों में बटा होता था और प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था, जिसके प्रमुख अधिकारी सिकदार और मुंसिफ थे। ठीक है, सिकदार और मुंसिफ। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकादारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकादारान सैनिक अधिकारी होता था, ये सैनिक अधिकारी होता था, और मुंसिफ ए मुंसिफान जो है मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी होता था। तो ऐसे प्रश्न भी पीसीएस में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां जो हैं अपनाई थी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है। ठेका, बटाई, जब्ती, मुक्तई। मुक्तई है, जब्ती है, बटाई है, ठेका नहीं है। तो शेरशाह ने लगान निर्धारण यानी कर निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई। बटाई, मुक्तई, जब्ती। शेरशाह के समय लगान नगद या फिर अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। ठीक है, नगद दे दो या अनाज दे दो। अगला प्रश्न भी शेरशाह से रिलेटेड ही है। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? शेरशाह ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी यानी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीवाना और महासिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी यानी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीवाना यानी सर्वेक्षण शुल्क था ये, सर्वेक्षण शुल्क था ये, और दूसरा था महासिलाना, कर संग्रह शुल्क था। ठीक है, ये दोनों देने पड़ते थे। और जो जरीवाना था यानी सर्वेक्षण शुल्क वो भू राजस्व का 2.5% था, और जो महासिलाना था यानी कर संग्रह शुल्क वो 5% था। 10वां प्रश्न है, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का दाम और तांबे का रुपया चलाया, और मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की। उसने कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नगर की स्थापना की। शेरशाह ने कन्नौज या विलग्राम। सत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य कथन पहला तो है नहीं, क्योंकि शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम उल्टा लिखा है। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में पद्मावत की रचना की और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नगर की स्थापना की। तो 2 और 3 करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछना है। जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए।
तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, ठीक है, चांदी का रुपया जो 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो 380 ग्रेन का था चलाया। तो पहला गलत है क्योंकि उल्टा लिखा है वहाँ पर। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की और शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया। उसने बीरबल को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है और वही आंसर है अपना। बीरबल को नहीं बल्कि बैरम खां को। अकबर ने 1556 में बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त करके उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। तो दूसरा वाला गलत है, पहला करेक्ट है। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया था। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो 9 प्रश्न होंगे उसके, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। पहला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर थी, तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इल्तुतमिश जिसका शासनकाल है 1210 से 1236, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल, ये जो है इल्तुतमिश ने आरंभ किए, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने शुरू की। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलहत का प्रमाण पत्र मिला था। इस प्रश्न को मतलब इस लाइन से प्रश्न बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बलबन से संबंधित नहीं है? उसने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, उसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है, गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने नहीं। नसरुद्दीन महमूद बलबन पूरा नाम है इसका, उलूग खां की उपाधि धारण की थी इसने। और बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप फारस की परंपरा से ग्रहण किया और राजा को नियाबत खुदाई बताया, यानी राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, नियाबत खुदाई का क्या अर्थ है? राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। साथ ही बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया और बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था 1279 में। वो किया था बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने, जिसका दमन कर दिया बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इल्तुतमिश ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंग बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान? क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो उपर्युक्त कथन इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में कहे। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी उल कुजात था। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियाबत खुदाई का अर्थ ईश्वर का प्रतिबिंब है और जिल्ले अल्लाह से तात्पर्य ईश्वर का प्रतिनिधि है। देखिए ऊपर एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। नियाबत खुदाई है ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह है ईश्वर का प्रतिबिंब। तो दोनों उल्टे फुल्टे लिख रखे हैं, इसलिए गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नियाबत खुदाई से तात्पर्य है कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिल्ले अल्लाह से तात्पर्य राजा जो है ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो प्रतिनिधि और प्रतिबिंब दो अलग अलग बातें हैं। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन की
अधीनता जो है स्वीकार नहीं की थी? चंदेरी, धार, उज्जैन। पांडे। चंदेरी ने की थी, धार ने की थी, उज्जैन ने की थी, पांडे ने नहीं की थी। देखिए, चंदेरी हो गए, एलिचापुर हो गए, धार हो गए, कन्नौज के राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, किंतु पांडे राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। तो पांडे राज्य आंसर इसका। नंबर 17 पर आ जाइए। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कारण वाला सवाल है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। दक्षिण की जनता ने मुस्लिम आधिपत्य का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दक्षिण की जनता अपने हिंदू शासकों के शासन से असंतुष्ट थी। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी करेक्ट है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, जिनमें से 4 से 5 इस तरह के प्रश्न होते हैं। 4 तो होते ही हैं हर साल। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है, यानी उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो दक्षिण की जनता ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ की जो जनता थी अपने शासकों से असंतुष्ट। दक्षिण की जनता ने अलाउद्दीन का विरोध नहीं किया, इसका अर्थ था कि वह अपने शासक से संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, यानी असंतुष्ट थी। दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा कुछ हद तक इसकी पुष्टि भी करता है, और वास्तव में जनता के उदासीन व्यवहार का कारण दक्षिण के राजाओं की आपसी कलह और युद्ध आदि थे जो आपस में करते रहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अलाउद्दीन की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। अलाउद्दीन ने सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की और उसने अमीर वर्ग के दमन के उपाय के रूप में उनकी संपत्ति जब्त करने को प्राथमिकता दी। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी की कौन कौन सी नीतियाँ आई? ये सभी नीतियाँ अपनाई अलाउद्दीन ने। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन ढूंढिए, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अलाउद्दीन नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था जिससे पैगंबर के समान आने वाली पीढ़ियां उसका नाम ले सकें। सिकंदर के समान अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी घोषित किया। सिकंदर सानी। अलाउद्दीन के अनुसार राज्य में अस्थिरता तथा विद्रोह का कारण जो है अमीरों की आपसी मित्रता, उनका मद्यपान और अकूत संपत्ति का होना था जो उनके पास थी। अतः अमीरों के दमन के क्रम में उसने क्या किया? सबसे पहले अमीरों की संपत्ति जब्त की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नासिर अमीर उल मुनिनिन की उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मुनिनिन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। बी है इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देने के पश्चात यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुनिनिन की उपाधि धारण की। ठीक है, अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है सल्तनतकालीन महत्वपूर्ण पद और सूची 2 में है उनके कार्य। पूछे जाते हैं एग्जाम में ये पद या विभाग, इनको कह लो, जैसे कि दीवान वजारत, दीवान आरिश, दीवान ईशा, दीवान रसालत। कौन राजस्व का एकत्रीकरण करता था? कौन सेना की भर्ती से संबंधित था? पत्रों का प्रारूप कौन तैयार करता था? विदेश जाने वाले राजदूतों से संपर्क कौन करता था? बताइए कौन सा विभाग? दीवान अरिज बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, दीवान अरिज करता था सैन्य भर्ती। ठीक है, सैन्य विभाग था एक, तो बी का 3 हो गया। दीवान वजारत राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित है, एकत्रीकरण है।
और दीवान ईशा शाही आदेशों व पत्रों का प्रारूप तैयार करना। और दीवान रसालत हो गया विदेश जाने वाले राजदूतों से और आने वाले राजदूतों से जो है संपर्क स्थापित करना। तो पहले तो दीवान आरिज यानी बी का 3 और ए का हो गया 4। बी का 3 जिस इसमें उसको पहले रखेंगे, फिर एलिमिनेट कर देंगे, यानी आंसर या तो ए है या फिर सी है। सी है, ए का 4, बी का 3, डी का 2, सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1। देखिए सल्तनत युग में यानी दिल्ली सल्तनत युग में जो है 4 सर्वप्रमुख विभाग थे। दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान ईशा, दीवान रसालत। दीवान वजारत की बात करें तो इसका प्रमुख वजीर था जो राजस्व एकत्रीकरण तथा प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। दीवान आरिज की बात करें तो इसका प्रमुख आरिज मुमालिक था। सेना की भर्ती करना, वेतन बांटना, सेना की दक्षता का निरीक्षण इसके प्रमुख काम थे। दीवान ईशा की बात करें तो शाही आदेश और पत्रों का प्रारूप बनाना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार स्थापित करना है दीवान ईशा का काम। अंत में दीवान रसालत पड़ोसी दरबारों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना, विदेश जाने फिर विदेश से आने वाले राजदूतों से संपर्क स्थापित करना। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे ये। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन। PDF मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।